आज हम साख निर्माण प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स की जो व्यावसायिक बैंक होते हैं, वाणिज्यिक बैंक होते हैं, वो साख का निर्माण किस तरीके से करते हैं। तो जब हम अर्थव्यवस्था में देखते हैं तो साख का जो निर्माण है वो दो तरीके से हो सकता है। ठीक है, पहला हो सकता है कागजी मुद्रा निर्गमन द्वारा, ठीक है, जिसके अंतर्गत नए नोट छापे जाते हैं। और दूसरा हो सकता है व्युत्पन्न जमाओं के माध्यम से। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कागजी मुद्रा द्वारा साख का निर्माण कैसे होता है। तो अर्थव्यवस्था में जो कागजी मुद्रा है, ठीक है, उसका निर्गमन, उसको कौन छापने का कार्य कौन करता है? उस देश का, किसी देश का केंद्रीय बैंक करता है। तो केंद्रीय बैंक द्वारा जब नई मुद्रा का निर्गमन किया जाता है तो नई मुद्रा जारी करने से क्या होता है? अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है, साख की पूर्ति बढ़ जाती है, तो ये साख निर्माण होता है। और भारत में जो ये कार्य वो कौन करता है? रिजर्व बैंक करता है। ठीक है, केंद्रीय बैंक का जो कार्य वो कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। ठीक है, और नए नोट छापने के लिए वो क्या करता है? न्यूनतम कोष प्रणाली को अपनाता है। ठीक है, जिसमें 200 करोड़ के रूप में उसको रिजर्व रखना पड़ता है। ठीक है, सोना और विदेशी प्रतिभूतियों के रूप में, तभी वो नई नोट छाप सकते हैं। तो पहला था हमारा कागजी मुद्रा निर्गमन के द्वारा, और दूसरा हमारा है व्युत्पन्न जमाओं के माध्यम से। ठीक है, व्युत्पन्न जमाओं के माध्यम से साख का निर्माण कौन करता है? देश के जो व्यापारिक बैंक होते हैं, वाणिज्यिक बैंक, कमर्शियल बैंक जो होते हैं, वे व्युत्पन्न जमाओं के माध्यम से साख का निर्माण करते हैं। अब कैसे करते हैं उसकी प्रक्रिया हम पढ़ते हैं। तो देखिए, लोगों के पास में जो भी बचतें होती हैं, जो भी राशि होती है, अगर पैसा बच जाता है तो वो क्या करते हैं? अपनी इन जमाओं को, इन बचत को बैंकों के पास में जमा करा देते हैं। ठीक है, और आवश्यकता पड़ने पर वो कभी भी निकाल भी सकते हैं वापस, जिनको हम क्या कहते हैं? मांग जमा कहते हैं। अब देखिए, जब व्यावसायिक बैंकों के पास में लोग पैसा जमा कराते हैं तो बैंकों की जो कुल जमाएं होती वो क्या होगी? बढ़ जाएगी। और बैंकों के पास में जब ये जमाएं बढ़ जाती हैं तो बैंक क्या करते हैं? इसको उधार देते हैं। ठीक है, जिन भी उत्पादकों को ऋण की आवश्यकता होती है, लोगों को ऋण की आवश्यकता होती है, तो उन लोगों को ये ऋण दे देते हैं। ठीक है, और ऋण जो देते हैं वो अपनी जमाओं का कई गुना देते हैं। मतलब बैंक के पास में किसी व्यक्ति ने 1,000 रुपये जमा कराए हैं तो इस 1,000 रुपये उनको जो ऋण देना पड़ता है वो नकद तो देना नहीं पड़ता है। ठीक है, नकद नहीं देके क्या करते हैं? उनका खाता खोलते हैं। ठीक है, तो जितना भी पैसा नकद रूप में जमा होता है उससे कई गुना वो क्या कर देते हैं? उधार दे देते हैं। ठीक है, कई गुना ऋण दे देते हैं, और इस प्रकार से वो क्या करते हैं? साख का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब देखिए, इसमें दो प्रकार की जमाएं होती हैं। ठीक है, एक होती है हमारी प्रारंभिक जमाएं और दूसरी होती है व्युत्पन्न जमाएं। ठीक है, और बैंक जो है इन व्युत्पन्न जमाओं के माध्यम से क्या करता है? ऋणों का निर्माण करता है। ठीक है, जो व्युत्पन्न जमा किससे उत्पन्न होती हैं? प्रारंभिक जमाओं से। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रारंभिक जमाएं क्या होती हैं। अब देखिए, प्रारंभिक जमाएं वे होती हैं जो लोगों के द्वारा नकद रूप में बैंकों में जमा कराई जाती हैं। ठीक है, माना कि जैसे मैंने बैंक में जाके 10,000 रुपये नकद जमा कराए हैं। ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है? प्रारंभिक जमा कहा जाता है। और व्युत्पन्न जमाएं क्या होती हैं? जो जमाएं इन प्रारंभिक जमाओं से उत्पन्न होती है। मतलब बैंक में मैंने ये 10,000 रुपये जमा कराए हैं तो बैंक इस 10,000 को अब क्या करेगा? किसी अन्य व्यक्ति को उधार देगा, और उधार देगा उसको नकद रूप में नहीं देगा। उसके लिए क्या करेगा? उसका खाता खोला जाएगा बैंक में। ठीक है, और उसके खाते में ये 10,000 रुपये या जितना भी उसका प्रतिशत होता है नकद रखने के बाद में, माना कि इसमें से वो 8,000 उधार दे देता है, तो 8,000 रुपये क्या करेगा? अपने पास में उसके खाते में जमा कर देगा। ठीक है, और फिर वो व्यक्ति जब भी आवश्यकता होती है वो पैसा निकाल सकता है। ठीक है, तो ये 8,000 रुपये उसके खाते में जमा कर देता है। ठीक है, जो उसको वापस मिलने वाले बैंक को। तो इन जमाओं को हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न जमाएं कहते हैं। ठीक है, तो प्रारंभिक जमाएं क्या होती हैं? जो किसी जमाकर्ता द्वारा वास्तविक रूप में मुद्रा के रूप में जमा कराई जाती हैं।
और व्युत्पन्न जमाएं जो ऋणों से उत्पन्न होती है। ठीक है, जिस भी व्यक्तियों को ऋण दिया गया है तो ऋणी का जो खाता है उसमें वापस जो जमा कराई जाएगी उनको हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न जमाएं कहते हैं। अब हम देखते हैं कि इन बैंकों के द्वारा साख का सृजन कैसे किया जाता है। ठीक है, साख सृजन की प्रक्रिया क्या है। तो देखिए, कोई भी व्यक्ति जब बैंक में पैसा जमा कराता है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रारंभिक जमा कहते हैं। माना कि किसी व्यक्ति ने बैंक में प्रारंभिक जमा के रूप में कितने जमा कराए हैं, 10,000 रुपये जमा कराए हैं। ठीक है, तो ये 10,000 रुपये क्या कहलाएगी, प्रारंभिक जमा। अब बैंक क्या करते हैं, जो भी लोग पैसा जमा कराते हैं उसका एक निश्चित भाग अपने पास में क्या करते हैं, वो नकद रूप में रखते हैं। ठीक है, तो माना कि नकद रूप में रखने का जो प्रतिशत है वो कितना है, 10% है। ठीक है, मतलब जो भी लोग पैसा जमा कराएंगे उसका कुछ भाग उनको नकद रूप में रखना पड़ता है। ठीक है, जिसका निर्धारण कौन करता है, उस देश का केंद्र बैंक। तो हम मान लेते हैं कि माना कि जो नकद कोष है वो कितना है, 10%। तो इस 10,000 का जो 10% है तो कितना होता है, 1,000 रुपये। तो 1,000 रुपये बैंक अपने पास में नकद रूप में रख के और बाकी क्या कर देगा, 9,000 रुपये किसी अन्य व्यक्ति को उधार दे देता है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न जमाएं। ठीक है, अब देखो इसको समझने के लिए हम एक आगे सारणी देख लेते हैं, उसमें आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक है, माना कि कोई व्यक्ति 1,000 रुपये बैंक में जमा कराता है तो ये 1,000 रुपये क्या कहलाएगी, प्रारंभिक जमा। और उसका माना कि 10% बैंक अपने पास में नकद रूप में रखता है। तो इस 1,000 का 10% कितना हो गया, 100 रुपये। 100 रुपये बैंक अपने पास में नकद रूप में रख के और बाकी के बचे हुए कितने हैं, 900 रुपये। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न जमाएं कहते हैं। ठीक है, इस व्युत्पन्न जमाएं 900 रुपये को क्या कर देगा, किसी अन्य व्यक्ति को उधार दे देगा। अब उधार दे देगा तो ये नकद रूप में नहीं देगा। ठीक है, उसके खाते में जमा कर देगा। कितने रुपए, 900 रुपये। इसका मतलब बैंकों की जो जमाएं हैं वो कितनी बढ़ गई हैं, आप 900 रुपये बढ़ गई है। वापिस वही प्रक्रिया, इस 900 रुपये का 10% कितना होता है, 90 रुपये। बाकी के बचे हुए 810 रुपये जिसको हम कहते हैं व्युत्पन्न जमाएं, वो किसी अन्य व्यक्ति को उधार दे देगा। ये 810 रुपये उसके खाते में जमा कर देगा। तो इस तरीके से बैंकों की जो जमाएं हैं वो 810 रुपये बढ़ गई हैं। वापस इस 810 का 10% कितना होता है, 81। और बचे हुए 729 रुपये व्युत्पन्न जमाएं जो किसी अन्य को ऋण दे देगा। ठीक है, और ऋण देगा तो उसके खाते में जमा कर देगा। तो बैंकों की जमाएं कितनी बढ़ जाएगी, 729। फिर वापस इसका 10% नकद रूप में रखेगा, शेष बचा हुआ उधार दे देगा, व्युत्पन्न जमाएं उधार देगा जितना भी वो अगले चरण में उसके खाते में जमा कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि बैंक क्या करते हैं, साख का निर्माण करते हैं। बैंक द्वारा कुल जमाओं में कितनी वृद्धि होगी ये किसके ऊपर निर्भर करता है, साख गुणक के ऊपर। ठीक है, या जिसको कह सकते हैं कि बैंक का नकद कोष कितना है उसके आधार पर हम इसकी गणना कर सकते हैं। ठीक है, अगर व्यक्ति 1,000 रुपये जमा कराता है और नकद कोष कितना है, 10% है, तो कुल जमाओं में कितनी वृद्धि होगी वो हम ज्ञात कर सकते हैं साख गुणक के द्वारा। ठीक है, और साख गुणक क्या होता है, 1/, नकद कोष। इस उदाहरण में हम देखते हैं कि हमारा नकद कोष कितना था, 10%। ठीक है, और इस 10% का मतलब क्या हो गया, 10/100। ठीक है, 1/10%। ठीक है, इसका क्या मतलब हो गया, 1/10% को हम लिखते हैं 10/100 और इसके ऊपर लाओगे तो क्या हो जाएगा, 100/10 बराबर 10। इसका मतलब क्या हो गया है कि जो कुल जमाएं बैंकों के पास में जो प्राथमिक जमा थी उसका 10 गुना कुल जमाएं कितनी बढ़ जाएगी, 10 गुना बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जैसे प्राथमिक जमा कितनी थी बैंकों की, 1,000 रुपये। ठीक है, इसका 10 गुना तो इंटू 10 कर दिया तो कुल जमाएं कितनी आ जाएगी, 10,000। ठीक है, तो ये देखिए 10,000 कुल जमाएं बढ़ गई हैं। इस कुल जमाओं का 10%, 1,000 रुपये नकद कोष में है और कुल ऋणों में जो वृद्धि होगी वो कितनी हो गई है, 9,000। ठीक है, इसका मतलब बैंकों में नकद रूप में जो जमा कराया था वो कितना था, 1,000 रुपये। लेकिन बैंकों ने इस 1,000 से कुल जमाओं में कितनी वृद्धि कर ली,
10,000, 10 गुना, ठीक है। तो ये 10 गुना होगा या 5 गुना होगा, किसके ऊपर निर्भर करता है? नकद कोष के ऊपर, ठीक है। अगर नकद कोष ज़्यादा होगा तो बैंक साख का निर्माण कम कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। आगे समझ में, अब हम कुल साख से निकालते हैं तो इसे भी निकाल सकते हैं कि 1 नकद कोष कितना था, इंटू किससे कर दो, प्रारंभिक जमाओं से। अभी हमारा जो उदाहरण था उसमें नकद कोष कितना था, 10%, ठीक है। तो 1/10% इंटू क्या कर दिया हमने, प्रारंभिक जमा कितनी थी, 1000, ठीक है। और 10% मतलब क्या होता है, 10/100, और ऊपर लाओगे तो क्या हो जाएगा, 100/10 हो जाएगा, इंटू 1000 बराबर कितना है, 10,000। मतलब जब नकद कोष 10% होता है तो इसका मतलब साख का निर्माण कितना होगा, प्रारंभिक जमाओं का 10 गुना, ठीक है। अभी हमने जो उदाहरण लिया था उसमें प्रारंभिक जमा कितनी थी हमारी, 1000 रुपये, और उसका 10 गुना कितना हो गया, 10,000। तो बैंकों की कुल जमाओं में इतनी वृद्धि हो गई है। और कुल व्युत्पन्न जमा हमको निकालनी है, तो जो कुल जमा है उसमें से कुल नकद कोष कितना है उसको माइनस कर देंगे, ठीक है, जो हमने सारणी में किया था। तो इस तरीके से बैंक क्या करते हैं, साख का निर्माण करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आगे समझ में कि साख का निर्माण कैसे होता है। अब हम देखते हैं कि साख का निर्माण अर्थव्यवस्था में ज़्यादा होगा या कम होगा, उसकी कौन कौन सी सीमाएं हैं। तो सबसे पहली सीमाएं हमारी है देश में बैंकिंग विकास का स्तर। अगर देश में बैंकिंग विकास का स्तर अच्छा है, बैंकों का विकास अधिक मात्रा में है, तो इस स्थिति में क्या होगा, साख का निर्माण अधिक होगा। दूसरा, लोगों की बैंकिंग आदतें। लोग लेन देन करने के लिए बैंकों के माध्यम का प्रयोग करते हैं। लोगों की आदत बैंकों के द्वारा लेन देन करने की है, तो इस स्थिति में अर्थव्यवस्था में साख का निर्माण अधिक होगा। तीसरा हमारा है व्यावसायिक एवं औद्योगिक विकास स्तर। जब अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार के व्यवसाय, उद्योगों का विकास अगर ज़्यादा हुआ होगा तो लोग लेन देन किसके माध्यम से ज़्यादा करेंगे, बैंकों के माध्यम से, तो इस स्थिति में साख का निर्माण भी अधिक होगा। और चौथा हमारा है केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति किस प्रकार की है। अगर केंद्रीय बैंक की नीति जो है वो सरल है तो इस स्थिति में साख का निर्माण अधिक होगा। अगर बैंकिंग नीति जो है वो कठोर है, मतलब सरकार नियंत्रण करने का प्रयास कर रही है, तो इस स्थिति में साख का निर्माण कम होगा।